आज हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। लीवर फंक्शन टेस्ट होता किस लिए? बेसिकली लीवर फंक्शन टेस्ट होता है ताकि हम लीवर, जो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो कि 1.5 किलो का है, वो वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं? उसमें होता है SGOT, SGPT। इनको जो दूसरे नाम है, SGOT को है AST एंड SGPT को है ALT। बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें ये है कि टोटल प्रोटीन्स कितने हैं और उसमें यूजुअली अल्बुमिन कितना है एंड ग्लोबुलिन कितना है, ये चीजें रहती हैं। इसको छोड़कर लीवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो है कि पेशेंट का INR या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो लीवर फंक्शन टेस्ट में ये चार ही टेस्ट होते हैं: ASGOT, SGPT, ALT, टोटल प्रोटीन्स, अल्बुमिन। लेकिन हम बहुत कॉमनली INR करते हैं। उसके साथ में अगर लीवर रिलेटेड टेस्ट अगर हमको देखने हैं तो हम कॉमनली अमोनिया भी देखते हैं कि अमोनिया कितना है पेशेंट का। नाउ हम एक एक चीज के बारे में सोचेंगे, समझेंगे कि ये होता क्या है, SGOT, SGPT होता क्या है। अब ये जो लीवर है वो तो बना है असंख्य बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से, जिनका नाम होता है हिपेटोसाइट्स। लीवर अगर किसी चीज से बना है तो वो है छोटे छोटे करोड़ों सेल्स से, जिनको हम कहते हैं हिपेटोसाइट्स, जो कि एक्चुअली हेक्सागोनल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अभी ये जो SGOT एंड SGPT है, ये इन हर एक सेल के अंदर के केमिकल्स हैं। ये हर एक अंदर जो केमिकल्स है, वो इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर केमिकल्स और इंट्रासेल्युलर मार्कर्स, क्योंकि ये हर एक छोटे छोटे सेल के अंदर होता है। तो क्या होगा जब भी लीवर को कोई भी डैमेज करेगा, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, कुछ पॉइजन हो, केमिकल हो, अल्कोहल हो, तो किसी भी कारणवश अगर लीवर को डैमेज होता है, जो कि अल्कोहल हो सकता है, दूसरा वायरस हो सकता है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये सभी वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि सेप्सिस हो, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है और वो हर एक चीज को डैमेज करता है। वो किडनी को डैमेज करेगा, दिल को डैमेज करेगा, मसल्स को डैमेज करेगा, न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, वैसे ही लिवर को भी डैमेज करेगा। तो वो सेप्सिस में होता है। चौथी चीज किसी पॉइजन से हो सकता है या फिर किसी ड्रग से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जो है बहुत कॉमनली अगर ज्यादा डोज में, या फिर किसी ने सुसाइड करने के लिए अगर पैरासिटामोल बहुत सारा खा लिया, तो उससे भी लिवर डायरेक्टली डैमेज होता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 4 ग्राम तक पैरासिटामोल पर डे सेफ है। जिनको किसी को भी लिवर की बीमारी है, तो 4 ग्राम से ज्यादा अगर वो लेते हैं तो वो लिवर डैमेज हो सकता है। अदरवाइज किसी हेल्दी पर्सन के लिए, जिनका लिवर अच्छा है, नॉर्मल है, उनको 8 ग्राम से अगर ज्यादा पैरासिटामोल किसी वक्त अगर वो खा लेते हैं पर डे पॉइजनिंग के लिए या फिर सुसाइडल रीजन की वजह से, तो उससे लिवर काफी हद तक डैमेज हो सकता है या फिर एक्यूट लिवर फेल्यूर, मतलब लीवर का फंक्शन काफी हद तक चला जा सकता है। तो अल्कोहल है, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, सेप्सिस है, ये ड्रग्स हैं। तो ड्रग्स में कोई भी, कितने सारे ड्रग्स हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक है या ब्रुफेन है, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि बहुत कॉमनली हम ये अगर यूज करते हैं तो उससे भी बहुत कॉमनली लिवर को क्षति हो सकती है, लिवर को डैमेज हो सकता है। पांचवी चीज जो बहुत कॉमनली दिखता है वो है कंजेस्टिव हेपेटोमेगली, कंजेस्टिव हेपेटाइटिस। इसका मायना क्या है? अभी देखिए, लिवर जो है, लिवर से जो भी वेन्स, जो लिवर को जो भी ब्लड फ्लो आता है, वो आता है पोर्टल वेन से। अब ये पोर्टल वेन जो है वो बनता है स्प्लेनिक वेन, इधर सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये भी सब आते हैं
और बनाते हैं पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन, जो लिवर को अगर 100% खून मिल रहा है तो उसमें 20% ब्लड जो है वो हेपेटिक आर्टरी से मिलता है, और जो 80% ब्लड जो मिलता है लिवर को वो पोर्टल वेन के थ्रू मिलता है। और ये जो भी लिवर के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद में जो भी केमिकल्स तैयार हो रहे हैं या फिर जो भी खून लिवर से ब्लड की ओर जाना है वो जाएगा हेपेटिक वेन से। तो ये हेपेटिक वेन्स जो है ये बेसिकली ड्रेन करते हैं हार्ट में। ये ड्रेन करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब राइट एट्रियम में। तो जब भी हमको पता है कि अगर किसी पेशेंट को सीवियर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, या फिर राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर है, या फिर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, किसी भी कारणवश अगर राइट एट्रियम का प्रेशर काफी बढ़ जाता है या फिर वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है, तो ये लिवर से हिपैटिक वेन्स के थ्रू जो राइट एट्रियम में खून जाने वाला है वो नहीं जा सकता। इसलिए जो भी खून जाने वाला था जो जा नहीं रहा है, पूरा कंजेस्ट होके लिवर में ही जम जाता है, और इसके कारण डायरेक्टली लिवर को डैमेज होता है, जिसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हेपेटाइटिस। कंजेशन मतलब वो खून आगे नहीं जा रहा है, पूरा पार्किंग जाम होके रखा है लीवर में, जिसके कारण लीवर को क्षति पहुंच रही है। तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी लीवर को डायरेक्ट डैमेज हो रहा है, जैसे हमको पता है कि लीवर को हम कहते हैं हेपेटिक या फिर हेपैट, और हमको पता है आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब डैमेज, मतलब इरिटेशन। सो हम कहते हैं कि जब भी लिवर को डायरेक्टली डैमेज हो रहा है वी कॉल इट एज हेपेट मतलब लिवर, एंड आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो लिवर तो पूरा बना है लिवर के सेल से, जो कि उनके हेक्सागोनल जो सेल्स रहते हैं, जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। साइट्स मतलब सेल, और हेपैट मतलब लिवर। तो जब भी डायरेक्टली डैमेज होगा, ये हेपेटोसाइट टूटेगा फूटेगा, तो इसके अंदर के केमिकल जो है, जो मेनली है ALT एंड AST, मतलब SGPT एंड SGOT, ये खून के अंदर बढ़ जाते हैं। अभी नॉर्मली ये SGOT एंड SGPT 40 यूनिट्स से कम होते हैं, दोनों भी 40 यूनिट से कम होते हैं। तो हेपेटाइटिस कहने के लिए हमको ये चाहिए कि ये जो है कम से कम 3 गुना बढ़ जाए, मतलब वो 120 से अगर ऊपर होते हैं तो हम उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। तो SGOT एंड SGPT अगर 120 के ऊपर होते हैं तो हम उसको लेबल कर सकते हैं कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो देखते हैं, हेपेटाइटिस मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो उसमें 2 प्रकार के वायरल इन्फेक्शन आते हैं, एक जो वाटर बॉर्न है, जैसे है हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस, और जो दूसरे जो कि ब्लड बॉर्न है, ये जो है ये वाटर बॉर्न है। वाटर बॉर्न मतलब जो भी खराब पानी से या फिर खराब खाने से होता है, तो खाने में तो पानी ही यूज होगा। तो अगर कोई कोई पानी पूरी खा लेता है या फिर स्ट्रीट फूड पिज्जा बर्गर या फिर कुछ भी अगर खा लेते हैं, तो उसमें उस टाइम पे उस फूड में, उस चीज में, उस पाव में, बटर में, उस पानी पूरी में, या फिर उसके अगर कोई पानी पीता है बाहर, उसमें अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट को डायरेक्टली हेपेटाइटिस हो सकता है। सेम वे अगर ब्लड से देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, ये दोनों इन्फेक्शन ब्लड थ्रू फैलते हैं। इसलिए किसी भी पेशेंट का सर्जरी करने के पहले हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी देखा जाता है, क्योंकि अगर किसी का हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर हेपेटाइटिस सी वायरस है तो ये पेशेंट्स को यूजुअली सर्जरी सबसे लास्ट करते हैं। जैसे अगर 5 पेशेंट का सर्जरी है तो जो ये पेशेंट्स हैं इनका यूजुअली हम 5वें नंबर पे सर्जरी रखते हैं अगर इमरजेंसी ना हो। क्यों? क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन वो इंस्ट्रूमेंट तो कंटेमिनेट हो जाएंगे इन वायरस के कारण। तो वो इंस्ट्रूमेंट काफी हद तक क्लीन करने के लिए या फिर ऑटोक्लेव करने के लिए, ताकि उनमें हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी वायरस ना रहे, वो तो ज्यादा वक्त लगेगा। अगर ज्यादा वक्त लगेगा तो फिर अननेसेसरी समय काफी ज्यादा जाएगा। इसलिए
जिन पेशेंट्स को ये इन्फेक्शंस नहीं है उनका सर्जरी पहले किया जाता है, और सबसे लास्ट में, अंत में, जिनको भी ये इन्फेक्शंस है उनका सर्जरी कराते हैं, ताकि उसके बाद में तो टाइम ही टाइम है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं लैप्रोस्कोपी के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो अच्छा समय देके उनको क्लीन करा सकते हैं। तो ये ब्लड से जाते हैं। अभी एक्यूट हेपेटाइटिस अगर वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस ई हो, बहुत कॉमनली अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो डेफिनेटली ये एसजीओटी एंड एसजीपीटी बहुत कॉमनली 1000 से ऊपर ही रहते हैं। तो ये 1000, 1500, 2000, 3000 तो आराम से हो सकते हैं अगर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो। तो ये बढ़ते भी बहुत फास्ट है, और उसी तौर पे एक दो दिन के बाद में वो स्टेबल होते हैं, और उसके बाद में घटते भी काफी फास्ट हैं। जैसे अगर हेपेटाइटिस ए वायरस है तो बिलो एसजीओटी एसजीपीटी हो सकता है कि आज 300 हो, 300, 450 हो। नेक्स्ट डे वो हो सकता है कि 750 और 800, सपोज 90 हो। नेक्स्ट दिन हो सकता है कि वो 1600 हो या फिर 1800 हो। और एक लेवल तक आके सपोज वो 3000 तक जाते हैं या फिर 2500 तक जाते हैं, उसके बाद में लेकिन वो दूसरे दिन से या फिर तीसरे दिन से ही घटने लगते हैं। तो ये घट के फिर सेम, ये जैसे बड़े हैं वैसे ही घट के एक 15 दिन के अंदर वो लेवल जो है वो 100, 150 तक आ सकते हैं, और हो सकता है कि एक आध महीने में ये पूरी तरीके से नॉर्मल हो। एक और जो चीज है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये एसजीओटी एंड एसजीपीटी, एक्यूट हेपेटाइटिस और एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस में जब भी ये बढ़ते हैं, तो यूजुअली बिलिरुबिन हो सकता है कि कमी हो। जैसे टोटल बिलिरुबिन जो है वो यूजुअली हम कहते हैं कि 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, और अगर डायरेक्ट हो बिलिरुबिन तो वो यूजुअली 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है। तो जब ये बढ़ता है, तो ये जब बढ़ता है या फिर हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं, तब ये बिलिरुबिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये एक चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का एसजीओटी एसजीपीटी हो 300 और 300, तो हो सकता है कि ये बिलिरुबिन 2 तक हो, टोटल बिलिरुबिन 2 तक हो। जब ये सपोज पहुंच जाएगा सपोज 3000 या फिर 2500 तक, तो ये हो सकता है कि बिलिरुबिन 8 तक पहुंचा हो। इसके बाद में जो इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बाद में ये तो घटेगा, ये जो 3000 या फिर 3.5 एक लेवल तक आके उस टाइम पे रुक जाता है, उसके बाद में घटना स्टार्ट होता है। जैसे ये 3000 का सपोज 3000 तक आके वो अगर 2200 आ गया, मतलब घट गया, है ना। ये 3000 था जो 2200 आ गया, और ये जो 2800 था ये सपोज आ गया 1700, और बिलिरुबिन अगर 8 है टोटल, इस बार लेकिन बिलिरुबिन नहीं घटता है डायरेक्टली, इसके बाद में भी बिलिरुबिन बढ़ेगा। वो हो सकता है कि 10 हो, 12 हो। तो ये एक चीज बहुत कॉमनली देखी जाती है कि एसजीओटी एंड एसजीपीटी ये पहले बढ़ते हैं, उसके बाद में ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। जैसे अगर 3000 तक आया है, तो 3000 का सपोज 2800, 2700 तक आ गया, मतलब नहीं बढ़ा, उस टाइम पे भी बिलिरुबिन बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ दिन बाद, जैसे एक 2, 3, 4, 5 दिन के बाद, मोस्टली 5 से 7 दिन के बाद में, ये जो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है वो घटते जाता है, लेकिन फिर भी बिलिरुबिन एक लेवल तक और बढ़ता ही है। और ये जब काफी हद तक जैसे स्टेबल हुआ है, उसके 5 से 7 दिन तक ये घटा है। ये हो सकता है कि जैसे 3000 तक आया हो, ये अगर 200 या फिर 300 या फिर 400 तक आया हो, उसके बाद में ये अगर सपोज 6 का, ये यहाँ पे अगर 6 होता है, या अगर 10 होता है, यहाँ पे 15 होता है, उसके बाद में ये फिर घटने लगता है। तो ये एक बहुत ट्रेंड कॉमनली देखा जाता है कि एसजीओटी एसजीपीटी पहले बढ़ते हैं, उसके साथ में बिलिरुबिन धीरे धीरे बढ़ता है, एक लेवल तक आके एसजीओटी एसजीपीटी काफी बड़ा होता है, उस टाइम पे बिलिरुबिन भी बड़ा हुआ होता है। फिर एसजीओटी एसजीपीटी स्टेबल रहते हैं, मतलब नहीं बढ़ते हैं एक दो दिन के लिए, उस टाइम पे भी ये बिलिरुबिन बढ़ता है। और उसके बाद में एसजीओटी एसजीपीटी घटने लगते हैं, उस टाइम पे भी बिलिरुबिन बढ़ता है। और एक 5 से 7 दिन के अंदर जब ये घटना और घटने लगता है, या फिर एसजीओटी एसजीपीटी काफी हद तक कम होने लगते हैं, उसके बाद में बिलिरुबिन
घटने लगता है। ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड है जो हमको पता होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जिसका डेफिनेशन अगर हम कहना चाहते हैं, कुछ चीजें मैं जो बताऊंगा अभी, इक्टरस एंड जॉन्डिस। अभी ये बहुत कॉमनली कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग। इक्टरस मतलब जब सिर्फ आंखें या फिर कंजेक्टिवा पीला होता है। तो अभी हमको पता है नॉर्मल जो बिलिरुबिन है, टोटल बिलिरुबिन, वो अगर 1 से कम होता है तो इक्टरस मतलब जब हमारे सिर्फ आंखें पीली दिखती हैं, तो कंजक्टिवा पीला होता है तो हम उसको इक्ट्रस कहते हैं। और इक्ट्रस कहने के लिए बिलिरुबिन हमेशा 2.5 से नीचे ही होता है या फिर 2.5 तक होता है। तो अगर सिर्फ 2.5 हो तो हम उसको इक्ट्रस कहेंगे। जैसे ही ये 2.5 से ऊपर जाता है, जैसे हो सकता है कि वो 4 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, तब सिर्फ आंखें ही नहीं लेकिन हमारा स्किन, चाहे हमारे हाथ हो, पैर हो, छाती हो, पेट हो, पीठ हो, ये भी पीली दिखने लगती है। उस टाइम हम उसको जॉन्डिस कहते हैं। सो जॉन्डिस कहने के लिए बिलिरुबिन 2.5 से ऊपर चाहिए, और 2.5 से नीचे अगर है तो सिर्फ आंखें पीली दिखती हैं, हम उसको इक्टस कहते हैं। तो हमने देखा कि हेपेटाइटिस मतलब जब लीवर का डैमेज हो, जो पता कैसे चलेगा? अगर ALT AST मोर देन 3 टाइम्स है नॉर्मल, मतलब 120 के अगर ऊपर है। मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, जो कि वाटर से आते हैं, खराब फूड से आते हैं, जो पूरा सेल्फ लिमिटिंग होता है। मतलब इसके लिए अलग से कुछ भी ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। 90% केसेस में वो खुद ब खुद कुछ दिन के अंदर ठीक होते हैं, चाहे आप उसको कुछ ट्रीटमेंट दें या ना दें। तो उसमें एसजीओटी एजीपीटी बहुत कॉमनली 3-4 हज़ार तक आराम से जा सकते हैं। और उसके बाद में बिलिरुबिन भी 10, 12, 15, 20 तक आराम से जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे पूरे 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पूरा जो एसजीओटी एजीपीटी बढ़ा रहता है, बिलिरुबिन बड़ा होता है, वो पूरा का पूरा नॉर्मल होता है। इसके लिए हाइड्रेशन बहुत आवश्यक है, विटामिन सी बहुत आवश्यक है, अर्सोडिऑक्सी कोलिक एसिड या फिर अर्सोकॉल हम बहुत कॉमनली देते हैं, या फिर यूरिलीव काफी कॉमनली देते हैं, वो हम देते हैं ताकि एंटीऑक्सीडेशन हो। रिफैक्सिमिन काफी कॉमनली देते हैं ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ब्लोटिंग ना हो, इंडाइजेशन ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन मेंटेन करना काफी आवश्यक है ताकि पेशेंट को वीकनेस ना हो। एक जो चीज तो हमें जो देखी कि हेपेटाइटिस हम कब कहेंगे, कंजेस्टिव हेपेटाइटिस के बारे में भी हमने बात की। अभी ये कंजेस्टिव हेपेटाइटिस के बारे में मैं एक चीज बताऊंगा कि कंजेस्टिव हेपेटाइटिस अभी डायग्नोस कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। अभी कंजेस्टिव हेपेटाइटिस में बेसिकली हमको पता है कि लिवर का ड्रेनेज जो हेपेटिक वेन से होता है वो राइट एट्रियम में होता है। राइट, राइट एट्रियम में जो राइट साइड का हार्ट है उसमें होता है। तो बहुत कॉमनली अगर हम ये राइट कंजेशन अगर हो रहा है, मतलब राइट एट्रियम का प्रेशर बहुत ज्यादा है और पूरा कंजेशन हुआ पड़ा है हेपेटिक वेन्स में, तो जब भी हम इको करेंगे तो हमको राइट साइड के फेल्योर के साइंस दिखने चाहिए। तो वो हो सकता है कि पेशेंट को सीवियर TR दिखे, या फिर सीवियर PH दिखे, या फिर हो सकता है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेड दिखे, हो सकता है कि पेशेंट को सीवियर TS हो। अ, इन सब चीजों से हम कह सकते हैं कि राइट साइडेड का हार्ट फेल्योर है। तो उसमें खूब बहुत कॉमनली इंफेरियर वेना कावा जो है वो डायलेटेड रहेगा, और बिल्कुल भी कोलैप्सिंग नहीं रहेगा या फिर पुअरली कोलैप्सिंग रहेगा। क्योंकि हेपेटिक वेन्स भी तो कंजेस्टेड है, तो हेपेटिक वेन्स एंड IVC दोनों भी तो राइट एट्रियम में ड्रेन होते हैं, तो IVC भी डायलेटेड रहेगा। अभी डायलेटेड कब कहेंगे? नॉर्मली जो नॉर्मल IVC जो है 8 to 12 मिलीमीटर रहती है। तो अगर 18 मिलीमीटर से ज्यादा अगर IVC का डायमीटर है और उसका कोलैप्सिबिलिटी अगर 50% से भी कम है, स्पेशली इंस्पिरेशन में, क्योंकि जब भी पेशेंट इंस्पिरेशन करता है तो IVC जो सपोज अगर हम देखते हैं कि 1.6 सेंटीमीटर है या फिर 16 मिलीमीटर है, तो जैसे ही एक नॉर्मली हाइड्रेटेड पर्सन हो जिसमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर नहीं है, तो पेशेंट का
इंस्पिरेशन में ये 1.6 का हो जाएगा सपोज 0.7 सेंटीमीटर, मतलब ये 50% से ज्यादा कोलैप्स कर गई। लेकिन जब ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, उसमें ये 1.6 का हो सकता है कि 1.6 ही रहे, या फिर 1.4 हो जाए, या फिर 1.2 हो जाए। तो 50% से कम उसका कोलैप्सिबिलिटी रहता है। तो बहुत सिंपल है, ये अगर राइट साइडेड के हार्ट फेल्योर के साइंस अगर दिख रहे हैं, आईवीसी अगर डायलेटेड है, तो उसके साथ में एसजीओटी एसजीपीटी बड़ा रहता है। लेकिन इसमें यूजुअली 1000 से ऊपर एसजीओटी एसजीपीटी नहीं होते हैं। तो मोस्टली हो सकता है कि 200 हो, 250 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, लेकिन 1000 से ऊपर यूजुअली एसजीओटी एसजीपीटी कंजेस्टिव हेपेटाइटिस में नहीं होता है। अभी जो दूसरा रीजन है सेप्सिस। अभी सेप्सिस बहुत सिंपल है समझना। सेप्सिस कहने के लिए हमको चाहिए कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो डायग्नोस हुआ हो या फिर सस्पेक्ट हो, और बहुत कॉमनली मॉड्स और हाइपोटेंशन बहुत कॉमनली होता है। अभी अगर हाइपोटेंशन है, मॉड्स मतलब पेशेंट को एकेआई हो, एनीमिया हो, या फिर प्लेटलेट्स कम हो, डब्ल्यूबीसी काउंट 10,000 से ऊपर हो या फिर 4,000 से कम हो, और उसमें भी बहुत कॉमनली लीवर को क्षति होती है। लेकिन उसमें एसजीओटी एसजीपीटी यूजुअली 500 के ऊपर नहीं होता है। वो यूजुअली एसजीओटी एंड एसजीपीटी जो है, अगर सिर्फ सेप्सिस के कारण एसजीओटी एसजीपीटी अगर बढ़ा है, तो 500 के नीचे ही होता है। तो बहुत कॉमनली सेप्सिस में आईएनआर भी डिरेंज होता है। वो हो सकता है कि 1.5 हो, 1.6 हो, लेकिन 2 से ऊपर यूजुअली नहीं होता है। तो लीवर के जो फंक्शन टेस्ट में हमने वो एसजीओटी देखा, एसजीपीटी देखा। अभी ये आईएनआर क्या होता है? अभी आईएनआर या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये आईएनआर जो है वो अपना जो खून है वो कितना गाढ़ा है, इसकी मात्रा है आईएनआर। मतलब हमारा जो खून है, उसको अगर ब्लड वेसल्स जो है जिसमें से खून दौड़ रहा है, अगर इंजुरी होता है, डैमेज होता है ब्लड वेसल को, तो वहां पे तो क्लॉट बन जाएगा। तो ये क्लॉट बनने के लिए खून एक एक एकदम परफेक्ट वे में पतला या फिर गाढ़ा होना चाहिए। तो अगर हर एक व्यक्ति का हम अगर देखें कि खून कितना गाढ़ा है या फिर कितना पतला है, तो हम कहते हैं कि आईएनआर 1 है, मतलब वो इक्वल टू हर एक पर्सन, हर एक पर्सन का एक लेवल पे खून गाढ़ा है या फिर पतला है, अगर उसको बोलेंगे तो उसको हम कहेंगे कि आईएनआर 1 है। तो ये आईएनआर बेसिकली खून में जो कोagulation फैक्टर्स होते हैं, जो खून की गुठली बनाते हैं, जब भी किसी ब्लड वेसल को डैमेज होगा, तो वहां से अगर कोई खून की गुठली यहाँ पे नहीं बनी, तो यहाँ से खून तो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। अगर वो खून नहीं रुका, तो पेशेंट मर जाएगा पूरा ब्लीडिंग होके। तो वो जब तक ब्लीड करके मरेगा नहीं पर पेशेंट, तब तक तो यहाँ से ब्लीडिंग होगा ही, रुकेगा ही नहीं खून। तो ये चीज ना हो, इसलिए हमारे ब्लड के अंदर कोagulation फैक्टर्स हैं जो कोagulation करते हैं। कोagulation मतलब क्लॉट बनाते हैं। तो ये जो क्लॉट्स हैं, ये सभी, ऑलमोस्ट सभी के सभी कोagulation फैक्टर बनाता है लीवर। ऑलमोस्ट सभी के सभी कोagulation फैक्टर जो है वो लीवर बनाता है। इसलिए लीवर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है खून को गाढ़ा बनाने के लिए, ताकि जब भी ब्लीडिंग हो वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स हो और वो क्लॉट बने। तो लीवर अगर काम ही नहीं करेगा, लीवर अगर फेल होगा, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर बनेंगे नहीं, तो क्लॉट तो बनेगा ही नहीं। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा। तो ये पेशेंट तो कहीं से भी ब्लीड कर सकते हैं। हो सकता है कि ब्रेन में ब्लीड हो, पेट में ब्लीड हो, मोस्टली तो आंतड़ियों में ब्लीड होता है। इसलिए ब्लैक कलर की संडास होती है, जिसको हम मलिना कहते हैं, टारी स्टूल, थिक टारी स्टूल। तो इसलिए आईएनआर बहुत आवश्यक है। आईएनआर नॉर्मली 1 ही होना चाहिए। जब भी ये 1.5 से ज्यादा होता है, हम कहते हैं कि पेशेंट को कोagulation में दिक्कत है। क्योंकि एक्यूट लीवर फेल्यूर मतलब लीवर बिल्कुल भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब 85% से ज्यादा लीवर काम नहीं करना है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि पेशेंट को
लिवर रिलेटेड सिम्टम्स पहले होने चाहिए। तो वो हो सकता है कि पीलिया हो, मतलब जॉन्डिस हो सकता है कि असाइटिस हो, क्योंकि असाइटिस तो बहुत कॉमनली सीएलडी के कारण होता है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज के कारण होता है। तो लिवर रिलेटेड सिम्टम्स से बिगिनिंग होनी चाहिए, और उसमें लिवर फेल्यूर कहने के लिए और दो चीजें चाहिए, जिससे एक कंपलसरी है कि कोगुलोपैथी होनी चाहिए, क्योंकि कोगुलेशन सिस्टम ठीक रखना, आईएनआर 1 रखना, ये लिवर की जिम्मेदारी है। तो अगर आईएनआर 1.5 से ऊपर है तो हम उसको कह सकते हैं कि कोगुलोपैथी है। और जो लास्ट चीज है जो चाहिए लीवर फेलियर बोलने के लिए, वो है एनकेफेलोपैथी, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, क्योंकि लीवर ही है जो कि खून के अंदर के बहुत सारे खराब केमिकल्स, जैसे अमोनिया है, हिपुरेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स खून के अंदर से हटाता है और उसको चेंज करता है ताकि वो संडास से या फिर यूरिन से बाहर निकले। तो अगर लिवर ही काम नहीं करेगा तो ये सभी केमिकल तो खून में जमेंगे। ये अगर सभी खून में जमेंगे तो ये पूरा जाएंगे ब्रेन में, और ब्रेन में जाने के बाद ये ब्रेन के जो हमारे सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनको तो काम करने ही नहीं देंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बस पेशेंट एक तो सोते रहेंगे, कोमाटोज रहेंगे, ड्राउजी रहेंगे, या फिर रात में नहीं सोएंगे, दिन भर सोएंगे। इसको हम कहते हैं कि अल्टर स्लीप वेव साइकिल, स्लीप अवेक साइकिल, जो कि सबसे बहुत कॉमनली अर्लीस्ट देखा जाता है। तो रात में नहीं सोएंगे, दिन में सोएंगे, या फिर हो सकता है कि वो बहुत कॉमनली इरिटेबल रहते हैं, हॉलुसिनेशंस होते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं, नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं करते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, या फिर कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। तो लिवर फेल्यूर कहने के लिए ये सब सिम्टम्स पहले होने चाहिए, जैसे जॉन्डिस हो, असाइटिस हो, या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन के फीचर्स हो, जैसे किसी को वेराइसिस है, यूसोफेजियल वेराइसिस है। तो इसको उसके साथ में कोगुलोपैथी प्लस एनकेफेलोपैथी जब भी होता है, हम उसको एक्यूट लिवर फेल्यूर कहते हैं। तो और एक चीज जो मैं इस वीडियो में बोलूंगा जाते जाते, एक ही अल्बुमिन। अभी अल्बुमिन मोस्टली 3.5 ग्राम% से ज्यादा ही होना चाहिए खून के अंदर टोटल प्रोटीन्स के तुलना में। अल्बुमिन बनने के लिए काफी, अल्बुमिन का हाफ लाइफ जो है वो 7 दिन है। मतलब अल्बुमिन बनने के लिए, या फिर एक बार अल्बुमिन बनने के बाद में उसको नष्ट होने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लगता है। तो अल्बुमिन बहुत कॉमनली इमीडिएटली कम नहीं होता है कभी भी। तो अल्बुमिन को बनाना ये बेसिकली लीवर का काम है। और बहुत कॉमनली अगर किसी किडनी के डिसीज के कारण, किडनी के कोई सीकेडी वगैरह है, या फिर जिसमें प्रोटीन लॉस होता है, अगर वो प्रोटीन लॉस नहीं है, तो लिवर अगर डैमेज है तो अल्बुमिन नहीं बनाएगा, तभी जाके अल्बुमिन घटेगा। और अल्बुमिन के तो बहुत सारे काम हैं। अल्बुमिन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है। अल्बुमिन बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे ड्रग्स को कैरी करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। एल्ब्यूमिन का हीलिंग में रोल है। एल्ब्यूमिन का बेसिकली जैसे पिडल एडिमा है, असाइटिस है, ये बहुत कॉमनली होता है अगर एल्ब्यूमिन कम है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है खून के अंदर का सबसे लार्जेस्ट रहने वाला प्रोटीन है, जिसका साइज सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा और खून के अंदर सबसे ज्यादा रहने वाला जो प्रोटीन है वो अल्बुमिन है। और इसी अल्बुमिन के कारण पानी जो है वो ब्लड वेसल में रहता है। सो अल्बुमिन अगर खून के अंदर रहेगा तो उसके साथ में पानी भी रहेगा। अगर अल्बुमिन यहाँ पे कम हो जाएगा खून के ब्लड वेसल के अंदर, तो ये पानी सिप आउट होके बाहर जाता है। इसलिए क्या होगा? अगर सिप आउट होके बाहर जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो बना ब्लड से है, और ब्लड का ऑलमोस्ट 50% तो पानी ही है। तो पानी ही अगर नहीं है तो ब्लड प्रेशर कहाँ का रहेगा? रहेगा ही नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि खून के अंदर एल्ब्यूमिन होना ही चाहिए, और वो 3.5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर एल्ब्यूमिन कम रहेगा तो पानी पूरा सिप आउट होके जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड है, जैसे स्किन है, उसमें जमा हो जाता है। तो बहुत कॉमनली पेशेंट को पेडल एडिमा होता है।
बहुत कॉमनली पेशेंट को असाइटिस होता है, बहुत कॉमनली पेशेंट को एनासार्का होता है, बहुत कॉमनली पेशेंट के हाथों में सूजन, पैरों में सूजन, और उसको जब हम हमारे थंब से दबाते हैं तो वो पिटिंग टाइप ऑफ नेचर होता है, एक गड्ढा पड़ जाता है। तो पिटिंग, बायलैटरल पेडियल एडिमा, असाइटिस, एनासार्का, ये बहुत कॉमन फीचर है एल्ब्यूमिन का। तो एल्ब्यूमिन अगर 3.5 ग्राम से ऊपर है तो हम कहते हैं कि सीएलडी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस में हम कहते हैं यूजुअली कुछ दिन का प्रॉब्लम है। सीएलडी जैसे ही हम लेबल करते हैं, मतलब क्रोनिक लिवर डिसीज, जैसे ही हम क्रोनिक कहते हैं, कम से कम 3 महीने से ज्यादा डैमेज होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्रोनिक लिवर डिसीज कहते हैं। तो क्रोनिक लिवर डिसीज रहेगा तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा कि एल्ब्यूमिन का हाफ लाइफ है 7 दिन, और एल्ब्यूमिन को बनाता है लिवर। तो अगर किडनी से लीकेज नहीं हो रहा है एल्ब्यूमिन का, तो आज बनाया हुआ एल्ब्यूमिन आज अगर 4 ग्राम है, तो कम से कम 1.5 महीने तक तो बिलर एल्ब्यूमिन 4 ग्राम से ऊपर ही रहना चाहिए। तो अगर हमको दिख रहा है कि एल्ब्यूमिन 2 ग्राम ही है, और अगर किडनी से लीकेज नहीं है, जैसे हम यूरिन जब हम चेक करते हैं तो यूरिन में हमको दिख जाता है कि यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं क्या, यूरिन का प्रोटीन लॉस हो रहा है क्या। अगर यूरिन में प्रोटीन्स ही नहीं है, ट्रेस है या फिर नहीं है, मतलब यूरिन में तो किडनी एल्ब्यूमिन जा ही नहीं रहा है, मतलब किडनी तो अच्छा काम कर रहा है, मतलब लिवर ही तैयार नहीं कर रहा है, या फिर खाने में है ही नहीं एल्ब्यूमिन, जो कि बहुत अनकॉमन होता है। तो अगर एल्ब्यूमिन हमको दिखता है कि 3.5 ग्राम से ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसको उस पेशेंट को लिवर का डैमेज है, जिसको शायद से 3 महीने से ज्यादा से ये प्रॉब्लम है। तो उसको अंडरलाइंग सीएलडी होने की संभावना काफी ज्यादा है, जो हमको बहुत आराम से उसकी हिस्ट्री से पता चल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को अल्कोहलिज्म होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होता है, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी पे सीएलडी तो बहुत आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि सीएलडी अगर है तो अल्ट्रासोनोग्राफी पे या फिर सिटी स्कैन पे अल्टर्ड इकोटेक्सचर दिखता है। तो अल्टर्ड इकोटेक्सचर सीएलडी का फीचर है। दूसरा जो है, अगर स्मॉल श्रंकन लिवर, मतलब जैसे मैंने कहा कि लिवर का साइज 1.5 किलोग्राम होना चाहिए, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो, तो वो अगर छोटा दिख रहा है, श्रंकन दिख रहा है, तो हम कह लेते कि बहुत दिन हो गए उसको, तो ये सीएलडी का एकदम टिपिकल फीचर है। तीसरा फीचर, अभी लिवर का मार्जिन तो स्मूथ है ना, लेकिन उसमें अगर इरेगुलरिटीज हैं, उसमें अगर हम नोड्यूल्स दिख रहे हैं, तो अगर नोडुलार लिवर मार्जिन हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो तो सीएलडी है। तो नोडुल में माइक्रो नोडुल्स हो सकते हैं या फिर मैक्रो नोडुल्स हो सकते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं कि हाँ, ये तो सीएलडी है। चौथी चीज, पोर्टल वेन। जैसे सीएलडी अगर लिवर के अंदर से तो पोर्टल वेन जाती है, तो पोर्टल वेन का साइज कभी भी 1.1 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए। तो जैसे ही सीएलडी होता है, लिवर श्रंक हो जाता है, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये पूरा श्रंक होने के कारण इस पे तो काफी लोड आएगा, क्योंकि ये ब्लड तो यहीं से तो अंदर जा रहा है, यहीं से तो लिवर में जा रहा है। ये अगर पूरा सिकुड़ गया तो ब्लड तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ेगा पोर्टल वेन पे। तो पोर्टल वेन तो 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है। तो 1 से 1.2 सेंटीमीटर अगर पोर्टल वेन है, तो हम उसके उसको कहते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन। और अगर जैसे ही वो 1.2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है पोर्टल वेन, हम उसको कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। और हमको तो पता है पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है पेशेंट को सीएलडी है, पेशेंट को जल्दी ही असाइटिस होने वाला है या फिर असाइटिस ऑलरेडी हुआ है, पेशेंट को यूसोफेजल वेराइसिस ऑलरेडी हुए हैं या फिर होने वाले हैं। क्योंकि वेराइसिस है, इसका मतलब पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, जो यूसोफेगस में तो ब्रीड स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, उससे संडास में आएगा। तो उसमें मतलब पेशेंट को मलीना हो सकता है, इसका मतलब पेशेंट को एचबी कम हो सकता है, पैलर हो सकता है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली देखना आवश्यक होता है। चौथी चीज, पोर्टल हाइपरटेंशन है मतलब स्प्लीनोमेगली हो सकता है। अब स्प्लीनोमेगली क्यों होगा, मैंने कहा कि लिवर है, ये पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन बन किससे रही है, पोर्टल वेन बन रही है स्प्लेनिक वेन से, ये तो स्प्लेनिक वेन है। और जो दूसरी वेन्स है वो है
सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, इनसे। तो पोर्टल वेन का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। अभी स्प्लेनिक वेन का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरा खून स्प्लीन में ही रुकेगा। अगर स्प्लीन में ही खून रुकेगा तो ये सब सेल्स तो स्प्लीन से ही आ रहे हैं। तो ये अभी स्प्लीन से खून कौन सा घूम रहा है, जिसमें डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं और आरबीसी हैं। तो खून अगर रुकेगा ही रुकेगा, यहाँ पे अगर पूरा ट्रैफिक जाम ही रहेगा स्प्लीन में, तो डब्ल्यूबीसी बहुत सारे मरेंगे। डब्ल्यूबीसी मरेंगे तो डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत कॉमनली कम होगा, इसलिए ल्यूकोपेनिया काफी कम दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है। प्लेटलेट्स मरेंगे, इसलिए बहुत कॉमनली पेशेंट को परसिस्टेंटली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से कम ही होता है। बहुत सारे पेशेंट का 1 लाख से कम ही होता है, बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है तो। और आरबीसी तो इतने सारे मरते हैं कि एचबी बहुत कॉमनली कम ही रहता है। तो मेल्स में जहाँ पे हीमोग्लोबिन 14-16 होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 7-8-9 ऐसे ही रहता है। और फीमेल्स में भी सेम 7-8 8.5 ऐसे ही रह सकता है और बढ़ता ही नहीं है। और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन का जब प्रेशर बढ़ता है, ये कहाँ से खून लाती हैं, ये तो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से खून ले जाती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो इसमें अगर इतना कंजेशन है तो पेशेंट को तो भूख लगती ही नहीं है, एपेटाइट बहुत ही कम रहता है, भूख नहीं रहती है, गैसेस होते हैं, इंडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग रहता है, एसिडिटी रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं क्योंकि ये तो पूरे आंतड़ियों का ब्लड फ्लो लेके जाती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो इन पे तो काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है, तो ये काम कैसे करेंगी, काम ही नहीं करेंगी। ये तो यहाँ पे तो पूरा ट्रैफिक जाम ही बना हुआ है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से पोर्टल वेन में आराम से अगर खून जाएगा तो कुछ कंजेशन नहीं होगा, तो आंतड़ियां अच्छे से काम कर पाएंगी। आंतड़ियां अच्छे से काम कर पाएंगी तभी तो वहां के जो भी केमिकल्स हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, तब जाके आगे जा पाएंगे। यहाँ पे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा हाइपरटेंशन है, पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है, क्योंकि कंजेशन है, क्योंकि पोर्टल वेन से आगे खून जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लीवर पेरी इतना सारा था, इतना बड़ा जो रास्ता इतना बड़ा था, अभी लीवर तो पूरा छोटा हुआ पड़ा है। तो कहाँ से जाएगा, जगह ही नहीं है। तो ये पूरा पोर्टल हाइपरटेंशन है, पूरा पोर्टल कंजेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट में हम और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बात करेंगे। जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।